वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉइस और इसके साथ साथ हम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पढ़ेंगे और पढ़ाई मस्त कर रहे होंगे, सही जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, सही लग के पढ़ाई कर रहे होंगे और नहीं भी कर रहे हो ना पेपर वाले दिन तो करते ही होंगे। तो बात करते हैं, तो इसी चैप्टर का तकरीबन सेकंड लास्ट लेक्चर चल रहा है हमारा। इसके बाद हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम समरी लेक्चर की तरफ जाएंगे और उसके लिए आप लोग तैयार हो क्या? हाँ सर तैयार हैं, लिख के बताओ नीचे। अच्छा, तो फिर हम बात करेंगे, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक इजी इजी क्वेश्चंस। और ये टॉपिक तो बड़ा हलवा कुछ टॉपिक है, जिस किसी को फिजिक्स नहीं आती ना, फिर भी नॉइस के ऊपर लिख के आ सकता है बंदा, यानी शोर क्या है ये, वो आप केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, आई थिंक हिस्ट्री और इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर भी ये चीजें पढ़ रहे होंगे। नॉइस वगैरह पढ़ता है बंदा जो सोशल साइंस, दूसरे सोशल सब्जेक्ट हैं माशरे से रिलेटेड। तो नॉइस क्या होती है फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले नॉइस का जो मतलब है ना, शोर। एक शोर है दिल में, आपके दिल में भी शोर है क्या? नॉइस जो है ना, अनप्लेजेंट इफेक्ट को कहा जाता है। नॉइस का मतलब क्या है? एक ऐसा असर जो अनप्लेजेंट, जो आपको अच्छा ना लगे, आपको प्लेजेंट फील ना कराए, तो उसको क्या कहते हैं? नॉइस। यानी कि अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है। क्या मैंने कहा? अनप्लेजेंट इफेक्ट। ये एक अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है। कौन? नॉइस। अब ये नॉइस है, ये क्या है? ये ऐसा साउंड जो अनप्लेजेंट इफेक्ट दे हमारे कानों को भी, यानी कि कानों को भी हमें सुनते हुए अच्छा न लगे, तो अब उस तरह के साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साउंड दैट प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करता है जी? प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट, यानी कि अनप्लेजेंट इफेक्ट दे दे टू आवर ईयर, हमारे कानों को, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। ये नॉइस की एक, मान ले एक डेफिनेशन कह लें इसको, वो होगी। नॉइस की समझ अच्छे से आ गई? हाँ सर आ गई। यानी कि मतलब ऐसी जो इरिटेटिंग आवाजें हैं, जो भी आपको लगती है इरिटेटिंग, अब इस चीज का अच्छे से हम फर्क कर सकते हैं कि नॉइस की कुछ खास खासियतें होती है। उस खासियतों को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या कह लें प्रॉपर्टीज होती है। नॉइस की कुछ कुछ खास, उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें होती है जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से हम फर्क कर सकते हैं कि ये नॉइस है और ये अच्छा वाला साउंड, जो हमें प्लेजेंट इफेक्ट देता है या नहीं देता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज रखूंगा, इसके साथ साथ मैं कैरेक्टरिस्टिक तो लिखूंगा ही लिखूंगा, किस चीज के? नॉइस को। यानी कि नॉइस के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो तो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन उनको समझाना मकसद है। लेकिन समझाते हुए मैं साथ में एक प्लस पॉइंट और दे जाऊंगा आपको, कि सिर्फ नॉइस नहीं बल्कि उससे रिलेटेड म्यूजिक और नॉइस में फर्क क्या है। भाई मैं पढ़ाऊंगा वही वाला भी जो आपके बुक में है, और साथ साथ म्यूजिकल साउंड का भी बताऊंगा। नॉइस वाला तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ में म्यूजिकल साउंड होता है ना, उसके बारे में भी आपको बता के चला जाऊंगा। तो वो नहीं है, एक्स्ट्रा दूंगा, एक्स्ट्रा बता दूंगा, तो वो एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो उसको पढ़ लें। लेकिन उसके साथ साथ नॉइस क्या है, और दूसरी तरफ नॉइस के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखूंगा। हाँ सर। और उस तरफ क्या लिखेंगे? म्यूजिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो म्यूजिकल साउंड है। म्यूजिकल साउंड, यहाँ पे जो म्यूजिकल नॉइस वाला साउंड है, और उस तरफ कौन सा साउंड है जी? म्यूजिकल साउंड है। दोनों में हम फर्क करेंगे, आ जाओ। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी रखो जान की। आओ जी। यहाँ पे कौन सा साउंड है जी? एक तरफ है म्यूजिकल साउंड, एक तरफ है नॉइस। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपके बुक के, लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, फर्क बताओ। तो भाई हम कैरेक्टरिस्टिक से ही तो फर्क बताएंगे। तो सबसे पहले जो नॉइस होता है, ये क्या होता है? अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है। लिख सकते हो अनप्लेजेंट इफेक्ट, ये बुक में नहीं है लेकिन लिख दो भाई, आसान बातें हैं। ये होता है प्लेजेंट इफेक्ट, होता है हमारे कानों को सुनाई देने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या? हाँ, गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। तो इसके अलावा म्यूजिकल साउंड होता है, वो हम या म्यूजिक कह लें, ये अनप्लेजेंट इफेक्ट नहीं, ये प्लेजेंट इफेक्ट होता है, ये अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है। और अगर बात करें इसकी, इसकी जो रिदम है, वो रिदम समझते हो, उसकी जो धुन है नॉइस की, वो नॉन रिदमिक होती है। नॉन रिदमिक, इसकी धुन नॉन रिदमिक होती है, इसकी रिदमिक होती है, रिदमिक बिहेवियर है। और इसके अलावा इरेगुलर इंटेंसिटीज होती है। किसकी? नॉइस की। नॉइस की इरेगुलर इंटेंसिटीज मतलब बता दें सर। इरेगुलर इंटेंसिटीज मतलब जो शोर शराबा है उसकी कहीं कहीं इंटेंसिटी बढ़ भी रही होगी, कहीं कहीं कम भी हो रही होगी,
शोर की इंटेंसिटी वो एक तरतीब से नहीं बढ़ रही, इरेगुलर बढ़ रही है। तो वो उसका वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, शोर का वॉल्यूम कंट्रोल भी नहीं होता, मतलब कहीं से खटखट ज्यादा हो रही थी, कहीं से खटखट कम भी हो रही होती। तो ओवरऑल इसकी ऐसे खटखट बढ़ने और ऐसे एकदम खटखट कम होने को कहते हैं ये इरेगुलर इंटेंसिटी वाला साउंड है। ऐसा साउंड है जिसकी रेगुलर नहीं है, कोई बाकायदगी से उसकी आवाज की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी मीन्स शिद्दत, शिद्दत आवाज, आवाज की जो शिद्दत है या ऊंचा है या कम हो रहा है, आवाज जो ऊंचा कम हो रहा है वो एक तरतीब से नहीं हो रहा, बेतरतीब से हो रहा है। बेतरतीब मतलब इरेगुलर, इरेगुलर इंटेंसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि इरेगुलर इंटेंसिटीज होगी नॉइस की, और इसकी क्या होगी, रेगुलर इंटेंसिटी होगी, रेगुलर इंटेंसिटी होगी, रेगुलर इंटेंसिटीज बोलो बस, रेगुलर इंटेंसिटीज। और अगर बात करें तो इसकी जो वेरिएबल एनर्जी स्टेट, अब देखो साउंड बेसिकली वेव है, तो वेव के अंदर एनर्जी स्टेट्स होती है, एनर्जी होती वेव के अंदर। इसकी वेरिएबल एनर्जी होती है, इसकी फिक्स कांस्टेंट एनर्जी होती है, कह सकते हो एक तरह से वेरिएबल एनर्जी। चलो ये लिख दो, एनर्जी स्टेट लिखते हो और अच्छा है, नहीं तो ऐसा ही लिख दो। इसकी कांस्टेंट एनर्जी होती है, तकरीबन कांस्टेंट होती है, नियरली कांस्टेंट। और क्या बात कर सकते हैं जी, अनकंट्रोल वॉल्यूम होता है इसका, अनकंट्रोल वॉल्यूम होता है शोर का, शोर का वॉल्यूम कंट्रोल थोड़ी ना होता है, इसका जी कंट्रोल वॉल्यूम होता है, कंट्रोल वॉल्यूम होता है, एक दायरे के अंदर होता है। भाई 1 2 3 4 5 और भी लिख सकते हो, इसको सेंटेंस बनाना आएगा ना। इट इज नॉन रिदमिक साउंड, इट इज इरेगुलर, इट हैज irregular intensities, it has regular intensities, it has variable energy, it has constant energy, it is uncontrolled volume, it has control volume। ऐसी बातें कर सकते हो। नेक्स्ट बात क्या करेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो एम्पलीट्यूड है ना, वेरिएबल एम्पलीट्यूड होगा, वेरिएबल एम्पलीट्यूड होगा। वेरिएबल एम्पलीट्यूड समझते हो, एम्पलीट्यूडीई, वेरिएबल एम्पलीट्यूड मतलब ऐसे टी 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 टी, कहीं पे ज्यादा उठेगा, कहीं पे कम उठेगा, कहीं पे ज्यादा उठेगा, कहीं पे कम, कहीं पे उधर से वापस होगा, तो ये वेरिएबल। भाई एम्पलीट्यूड ये होता है ना, कितना दूर गया, तो ये वेरिएबल एनर्जी। इसका जो फिक्स एम्पलीट्यूड होता है, कितना होता है जी, फिक्स एम्पलीट्यूड या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कह लें, जैसे मैंने कहा था ये वेव है। अब देखो ये बराबर बराबर हाइट से गिर ऊपर उठ रही है और गिर रही, तो इसकी एग्जांपल दे सकते हो आपके पास ट्रैफिक, जो शोर होता है ट्रैफिक का, गाड़ियों का, इसकी एग्जांपल दे सकते हो, गिटार हो गया, पियानो हो गया, ये वगैरह, ये इसकी साउंड की इंटेंसिटी होती है, समझ सके, म्यूजिकल साउंड कर ले। तो ये आपके पास नॉइस और म्यूजिकल साउंड में और भी बात लिख सकते हैं, इट हैज पीरियाडिक बिहेवियर, उसके पास नॉन पीरियाडिक है, ये बुक के अंदर भी है, तो मैं उसी बात को आगे लिखने में लिखवा दूंगा, आप चाहे अपने कॉपी पे इसी के नीचे लिख दीजिएगा, मतलब इन्हीं पॉइंट्स के नीचे लिख दीजिएगा। तो क्या बात है, यानी कि दो बिहेवियर ऑफ साउंड क्या है, वैसे इसको मैं अलग से रखना चाहूं तो रख सकता हूं, बिहेवियर ऑफ साउंड क्या क्या हो सकते हैं। चलो अलग से मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप समझ जाना, बिहेवियर ऑफ साउंड, भाई स्पेलिंग बिहेवियर की चेक कर लीजिएगा। बिहेवियर ऑफ साउंड, साउंड की बिहेवियर दो होते हैं। पहला बिहेवियर क्या होगा सर, पहला बिहेवियर होगा मेरा दोस्त, यानी कि पीरियोडिक बिहेवियर, ये आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। जो नॉइस होता है ना, ये पीरियोडिक बिहेवियर नहीं होता, नॉन पीरियोडिक बिहेवियर होता है। तो पीरियोडिक बिहेवियर, अब ये अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरा दोस्त कि व्हाट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ साउंड वेव, तो ऐसा बोल दे तो इसी को लिख देना। अब नॉइस के नीचे इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये बात भी ऐड कर दीजिएगा इसके नीचे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसका आंसर पूछ रहे हैं तो इसके बाद इसके साथ ये ऐड कर दीजिएगा, मसला नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर अलग से पूछते हैं बिहेवियर ऑफ साउंड बताएं, तो आपने सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ सर। तो पीरियोडिक बिहेवियर होता है एक, जो कि पीरियोडिक बिहेवियर किसका होता है, जो म्यूजिकल साउंड होता है उसका पीरियोडिक बिहेवियर होता है। जो इंसान का जो एयर है वो डिजाइन होता है फॉर पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ साउंड, यानी ह्यूमन एयर जो है, ये बुक में लिखी हुई भाई, ह्यूमन ईयर जो है डिजाइन होता है, डिजाइन मतलब डिजाइन किया है अल्लाह ने, ऐसा डिजाइन किया है किसके लिए, डिजाइन किया है फॉर कौन से साउंड के लिए, पीरियोडिक बिहेवियर वाले के, पीरियोडिक वाले के लिए, नॉन पीरियोडिक के नहीं। ठीक है, पीरियोडिक ये है ना, ये आपके पास एक ऐसा साउंड होता है जो म्यूजिकल साउंड है, हमें ये इरिटेट नहीं करता। और जो पीरियोडिक साउंड की जो रेंज है, पीरियोडिक बिहेवियर की जो रेंज है, रेंज क्या है,
ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। रेंज ऑफ पीरियोडिक बिहेवियर साउंड, यानी कि पीरियोडिक बिहेवियर जो साउंड है उसकी रेंज क्या होगी मेरे दोस्त, आपसे पूछो तो आपको ये याद होनी चाहिए। तकरीबन ये है 15 हर्ट्ज से लेकर के 4000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड है, 15 हर्ट्ज से लेके 4000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड है ना, ये पीरियोडिक बिहेवियर वाले साउंड होते हैं मेरे दोस्त। कौन से साउंड होते हैं? पीरियोडिक बिहेवियर वाले साउंड होते हैं। ऐसे क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये वाले साउंड हमें अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। हाँ सर, तो ये कैसे साउंड होते हैं? पीरियोडिक बिहेवियर साउंड होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब नॉन पीरियोडिक बिहेवियर की भी बात करते हैं थोड़ी बहुत। नॉन पीरियोडिक बिहेवियर में उल्टा काम है, शोर शराबा। नॉन पीरियोडिक बिहेवियर में क्या होता है? शोर शराबा होता है। अब नॉन पीरियोडिक बिहेवियर बेसिकली नॉइस है। ये क्या है? नॉइस। इट इज नॉइस। ये क्या है भाई? नॉइस है। इसकी जो रेंज है, अबव रेंज ऑफ दिस क्या है? अबव क्या लिख सकते हैं? अबव 4000 हर्ट्ज। 4000 हर्ट्ज से, या अबव कहो या बियॉन्ड कहो, 4000 हर्ट्ज के बियॉन्ड जब आप चले जाएंगे, उससे ऊपर जब आप चले जाएंगे, तो तब वो साउंड होगा नॉन पीरियोडिक बिहेवियर वाला साउंड। तब वो साउंड कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक बिहेवियर वाला साउंड। अब मैं कुछ, ये नॉइज नॉइज चल रहा है, तो नॉइज के कुछ बुक के अंदर ही है ये बात, उसी तरह मेंशन है जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। बुक के अंदर कैसे भी नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स या काजेस क्या है, नॉइस का क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। इसको कहा जाता है इफेक्ट ऑफ, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइस। अब ये अलग से भी पूछ सकते हैं भाई, मैं तोड़ के बना रहा हूं तो इस चीज को समझ जाइएगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइस, इफेक्ट ऑफ नॉइस। अब ये अलग से पूछ सकते हैं कि नेगेटिव नॉइस के नेगेटिव इफेक्ट्स बताओ, तो आप बस बता देना, मुश्किल थोड़ी है। हाँ सर, आप पहले बता दें, हम फिर बाद में करेंगे। देखें, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइस क्या होगी। पहली बात, जो नॉइस के नेगेटिव इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट करती है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल यानी ये इंक्रीज कर देती है, यानी कि मसला क्रिएट कर देती है। किस चीज का? फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि चेंज कर देती है। इट अफेक्ट फिजिकल। फिजिकल समझ रहे हो? फिजिकल मतलब आपका कान छान खराब हो जाएगा, ये चीजें। फिजिकल का मतलब ये है कि जो आपको जाहिरी नुकसान पहुंचे, तो फिजिकल है। फिजिकल मतलब कान को आपको मान के चले, कान के मतलब सुनने की सलाहियत कम हो रही है, तो फिजिकल होगी। और साइकोलॉजिकल मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हो। भाई साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग चेक करना। साइकोलॉजिकल, इट अफेक्ट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल हेल्थ बोल दो यार, प्रॉब्लम बोलने की बजाय। साइकोलॉजिकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? नेक्स्ट बात हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन लेवल को कम कर देता है। मतलब आप ज्यादा शोर वाली जगह भी बैठेंगे तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एक चीज को तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इट डिक्रीज, कम कर देगा द कंसंट्रेशन लेवल। मतलब सर कंसंट्रेशन लेवल को कम कर देगा, मतलब आप किसी चीज को उस तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन लेवल को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट बात हम ये क्या लिख सकते हैं जी? इट यानी कि स्ट्रेस लेवल को, यानी हियरिंग लॉस करेगा। इट काजेस हियरिंग लॉस। इट काज हियरिंग लॉस, मतलब हियरिंग लॉस, आप सुनने से रह सकते हो। खैर ये बात ऊपर हो गई। ठीक है, तो ये सेंटेंस को लंबा छोड़ो, बस आपके पास ये एक नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ये आपके आगे है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेगेटिव इफेक्ट के बाद। अच्छा, एक एक चीज, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तो ये बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक बात की हुई है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक का हुआ है। एक्सप्लेन हाउ इज नॉइस नॉइसेंस। क्या पढ़ा जाता है? नॉइस नॉइसेंस है क्या है? नॉइस नॉइसेंस, इसको कहते हैं वैसे, नॉइस नॉइसेंस कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड को, सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ नॉइस, सॉरी सॉरी, सोर्स ऑफ नॉइस। नॉइस यानी जिससे शोर शराबा होता है, उसके सोर्सेस क्या है, उसको सोर्स ऑफ नॉइसेंस बोलते हैं, नॉइस नॉइसेंस बोलते हैं, यानी सोर्स ऑफ नॉइस को बोला जाता है। सोर्स ऑफ नॉइस, जो शोर जहां से बनता है, शोर जहां से पैदा होता है, उनको कहा जाता है नॉइस नॉइसेंस, या इसको सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं। तो मैं ये बात यहां लिखता हूं अलग से कि सोर्स ऑफ साउंड के बारे में,
सोर्स ऑफ साउंड, यानी जो सोर्स ऑफ साउंड नहीं भाई, सोर्स ऑफ नॉइस। नॉइस के जरिए क्या है, नॉइस शोर पैदा करने वाली चीजें क्या है, सबसे पहले इंडस्ट्रीज है। क्या है, इंडस्ट्रीज है, ये आपने पढ़ रखे होंगे। पहली बात हम लिख सकते हैं इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग वगैरह से शोर प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्रीज से। नेक्स्ट बात हम क्या लिख सकते हैं, शोर और कहाँ से होता है, और होता है जी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर ये जो गाड़ी वगैरह चलती है उससे। नेक्स्ट बात हम क्या कर सकते हैं, ये शोर के सोर्स ऑफ नॉइसेस, सोर्स ऑफ नॉइस है, ये इसे नॉइस नॉइसेंस कहा जाता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से भी, यानी ट्रांसपोर्टेशन में कार गाड़ी वगैरह सब कुछ आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त, उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन होगी, पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, भीड़ लोगों की ज्यादा जमा होती है, वहां पे पब्लिक प्लेस के अंदर भी सोर्स ऑफ नॉइस ज्यादा हो सकते हैं, ये भी एक सोर्स ऑफ नॉइस है। ठीक है, ये फैक्टर है, इसके अलावा भी आपको जो जहन में आता है वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बात हम करेंगे सोर्स ऑफ नॉइस आगे, यानी कि शोर करने के जरिए क्या क्या है, ये हमें समझ आ गई। अब अगर हम बात करें वेज टू रिड्यूस नॉइस, कौन से तरीके हैं जिससे हम नॉइस को कम कर सकते हैं, इसको कहा जाता है वेज टू रिड्यूस नॉइस, यानी कि नॉइस को कैसे कम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो नॉइस को पहले तरीके क्या है कम करने का तरीका, सबसे पहला तरीका नॉइस को कम करने का है वो हम करेंगे जी, यानी कि यूज एयर प्लग्स, यूज ईयर प्लग्स। भाई ये क्या होते हैं, कुछ टूटियां सी होती है, हेडफोन जैसी होती है, इनको कानों में लगाने से जो नॉइस है, जो लाउड नॉइस है वो कम हो जाता है आपका। इसी तरह हम नॉइस को कम कर सकते हैं, इंडिविजुअल एक अकेला बंदा अपने कानों पे वो एयर प्लग्स लगा ले तो वो आवाज कम हो सकती है। आप ये चेक कर लेना, कोई हैंड फ्री जैसी ही होती है, इसको रख देते हैं कानों पे, तो इससे शोर काफी कम आता है बंदे को। नेक्स्ट बात क्या कर सकते हैं, बोलता है कि जो आप है टर्न ऑफ कर दें अप्लायंसेस को, जैसे कोई भी मशीन है उसको, इसको क्या कर दें टर्न ऑफ, तो इसको हम लिख सकते हैं टर्न ऑफ अप्लायंसेस, टर्न ऑफ अप्लायंसेस आफ्टर यूज इट, आफ्टर यूज, यूज करने के बाद उसको बंद कर दिया जाए, तो ये एक तरीका है नॉइस को खत्म करने का। इसके अलावा तरीके क्या है नॉइस को, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मेंटेन व्हीकल की यानी कि मेंटेनेंस हो, तो हम मेंटेनेंस मतलब जो गाड़ियां हैं शोर करती है, उनकी खराबियां हैं, उसको आपने मेंटेन करना है, उसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल्स की मेंटेनेंस रखी जाए तो तब शोर है वो कम हो सकता है, अदरवाइज शोर होगा। तो ये आपके पास इसके तरीके थे रिड्यूस करने के। तो उम्मीद करता हूं पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अच्छा देखो, एक सवाल मैंने बताना था, ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर भी आपके पास हो गया। व्हाट आर द कॉमन सोर्सेस ऑफ हार्मफुल नॉइस, हार्मफुल नॉइस के कॉमन सोर्सेस क्या हैं, ये आपके पास सोर्स ऑफ नॉइस हो गए, ये बताना है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी हमने लिखा था, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइस, तो ये ह्यूमन हेल्थ की इम्पैक्ट्स हो गए, तो ये अब इसका आंसर हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर समझ चुके हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो चलिए बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे जी रिफ्लेक्शन, तीन फिनोमेना। रिफ्लेक्शन पहला हमारा टारगेट होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये कि कोई भी वेव होती है ना वो रिफ्लेक्शन हमेशा दिखाती है। तो ये बाउंस बैक ऑफ अ साउंड वेव है फ्रॉम व्हेन इट स्ट्राइक टू एनी सरफेस, जब कोई साउंड किसी सरफेस पे जाके टकराता है तो वो साउंड वापस लौट के आता है, जिस तरह लाइट जाके शीशे में मिरर से वापस आती है, इसी तरह साउंड भी जब वापस आने लगेगी तो उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है साउंड के रिफ्लेक्ट होने से, उसे इको कहा जाता है। इको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे जस्ट रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, और इससे जो रिफ्लेक्शन से हमें साउंड दोबारा सुनाई देता है उसे इको कहा जाता है, ये हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन क्यों, इसे बेसिकली क्या होगी जी, द बाउंस बैक ऑफ, बाउंस बैक मतलब वापस आना, बाउंस बैक ऑफ साउंड, बाउंस बैक ऑफ साउंड when it strike to any surface, when it, जब ये क्या करें, strike
गिरे टू एनी सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर, तब उसे क्या कहा जाएगा, तब उसे रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। सही सर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है कि आमतौर पर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिला है जो कि इको होता है, वो हम आगे के उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके बुक में एक एसएलओ रखा हुआ है, एसएलओ ने साइड पे टिटबिट रखी हुई है, उसके अंदर ये कहा हुआ है इफ यू हियर द साउंड ऑफ थंडर यू आर सेफ नाउ। मतलब अगर आप थंडर सुनाई देता है फिर आप सेफ हो जा सकते हैं। मतलब पहली दफा बिजली एक दफा नहीं, पहले चमकती है फिर गरजती है फिर गिरती है, या मान ले पहले गिर चमक गई, चमक आती है, लाइट पहुंचती है, फिर आके गिरती है। तो आप जब लाइट चमके और उसके बाद का जो टाइम होता है तो उस टाइम के अंदर अपने आप को आप सेफ जगह पहुंचा सकते हो। बुक वाले का ये मतलब है कि अपने पे आप को सेफ जगह पहुंचा सकते हो, और सेफ जगह पहुंचते हुए आपने अपने आप को ऐसी जगह सेफ करना है, कवर करना है। सेफ मतलब कवर करना है खुद को ऐसी जगह पे जहां पे कोई शेल्टर हो। शेल्टर मतलब कोई मान ले ऐसी जगह कोई कमरा हो या कोई घर हो उसके अंदर चले जाना है, या इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी गार हो, कोई ऐसी मतलब दरख्त के नीचे नहीं बैठना, क्योंकि अगर आप मैदान में है और मैदान में बैठे रहेंगे तो आपके ऊपर बिजली गिरने की चांसेस है। अपने आप को कवर करना है किसी तरह, कवर इन द सेंस मतलब किसी शेल्टर के अंडर चले जाना है। जब आप किसी शेल्टर के अंडर चले जाएंगे तो लाइट जो है, या जो थंडर कह ले, लाइट जो है वो, लाइटनिंग जो है वो आके शेल्टर के ऊपर गिरेगी और आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने वाली बात है, आप शेल्टर के ऊपर गिरे, शेल्टर उस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके अर्थ में पहुंचा देगा। लेकिन डायरेक्ट पूरी की पूरी लाइट आपके ऊपर गिरने से आपको नुकसान आ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन भी है, अगर इससे सवाल पूछते हैं एग्जाम में तो इसका आंसर कैसे करना है। इफ यू हियर द साउंड ऑफ थंडर यू आर सेफ नाउ, हाउ यू आर सेफ नाउ, ऐसा कुछ है आई थिंक, हाउ यू आर सेफ, हाउ यू आर सेफ नाउ, चलो ऐसे समझते हैं। हाउ आप कैसे सेफ हो सकते हैं खुद को, आप लिखेंगे मैं ऐसे सेफ हूंगा, खुद को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर है स्पीड ऑफ, किससे, स्पीड ऑफ थंडर से। भाई थंडर, थंडर क्या होते हैं, थंडर आवाज होती है ना, गरज होती है। थंडर बेसिकली साउंड है, उससे तो साउंड की, उससे तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो इसलिए व्हेन यू सी द लाइट, लिखेंगे व्हेन यू सी द लाइट देन यू शुड कवर, क्या करेंगे, शुड कवर, COVERED, कवर बाय योर सेल्फ टू अ शेल्टर, किसी शेल्टर में खुद को कवर करेंगे, ठीक है। इस तरह बच सकते। अब मैदान में जब बाद में भी गरज होगी तो आप उससे बचा सकते हैं खुद को। ऐसा कुछ आपके उसमें बुक में लिखा हुआ था, मैंने दे दिया। अगर पूछते हैं तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दें। क्यों, क्योंकि आपको क्यों जाना है वहां पे, इसलिए जाना है क्योंकि डायरेक्ट आपके ऊपर न गिरे। आप सोच रहे होंगे मैदान में मैं खड़ा हूं तो वो हमेशा जो ऊंची जगह है उस पर गिरती है। दरख्त के नीचे भी नहीं जाना, क्योंकि दरख्त के नीचे जाने से भी दरख्त पूरी तरह उस लाइटिंग को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता जितना एक शेल्टर करता है। दरख्त से भी आपके ऊपर पड़ सकती है, इसलिए दरख्त के नीचे जाना नहीं है, ठीक है, अगर कहीं ऐसी गरज चमक होती है। तो आओ जी, रिफ्लेक्शन तो हो गई। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है वो है इको। लेकिन इको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे दोस्त, वो आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इको रिफ्लेक्शन के बाद है रिफ्रैक्शन। इसको बड़ा उम्दा करके दिया हुआ है आपकी बुक में। रिफ्रैक्शन क्या होती है, यानी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव when it passes through different material and layers of air। जब आवाज जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिस तरह लाइट करती है। लाइट मान ले पेंसिल को पानी के अंदर डिप कर देते हो तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट उसके अंदर जाएगी, वो रिफ्रैक्ट होगी और पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। क्योंकि कोई भी चीज हमें तब दिखाई सकती है जब हम उसको ऊपर लाइट पड़ती है, तो अगर उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, समझ गए। तो लाइट का पड़ना जरूरी है। तो लाइट उस पेंसिल के ऊपर पड़ती है अंदर जो हमने डिप किया हुआ है, लेकिन वो पेंसिल के ऊपर टेढ़ी हो जाती है लाइट जाके, इसलिए वो पेंसिल भी हमें टेढ़ा दिखाई देता है। तो खैर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, साउंड क्या करेगा, साउंड एक वेव है, हाँ सर है, तो ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा जब वो मूव करेगा डिफरेंट मटेरियल्स में से। मुख्तलिफ मटेरियल मतलब एयर सॉलिड किसी में से मूव करेगा तो अपनी स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है।
अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसी तरह जो हवा के अंदर जाएगा, जैसे एयर के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स हैं, ये आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मतलब नीचे से ऊपर जाओ तो डेंसिटी कम होती जाती है हवा की। सबसे ज्यादा डेंसिटी एयर की कहाँ पे होती है? सरफेस के नजदीक होती है। ऊपर जाते जाते हो तो एयर की डेंसिटी कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर चढ़ते जाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। वजह क्या है सर? इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप ऊपर जाते हो तो एयर की डेंसिटी, हवा की जो डेंसिटी है वो घट जाती है, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। नीचे से जमीन के करीब एयर के मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, ऊपर चढ़ते जाओगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ऑटोमेटिकली एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एयर की डेंसिटी चेंज होने से फिर उस आवाज की स्पीड भी चेंज हो सकती है और आवाज की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वो शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। तो ये फिनोमेना मैं आपको बताता हूँ। अक्सर आप दिन को बोलते हो तो आवाज आपकी इतनी क्लियर नहीं होती है, मतलब आप जब बोलते हो तो अगले को आपकी साउंड इतनी अच्छी आवाज में नहीं सुनाई देता है, मतलब आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं होती है जितनी आप रात को बोलते हो। रात को अगर आप किसी को बुलाते हो तो आपकी आवाज प्यारी हो जाती है, आपकी आवाज मतलब क्लियर सुनाई देती है अगले को। क्योंकि रात को क्यों इतनी आवाज क्लियर होती है दिन के मुकाबले में? इस क्वेश्चन का भी जवाब हम देंगे। तो बड़ा मजे का क्वेश्चन बनता है अगर इसको आप समझते हो तो। रिफ्लेक्शन क्या है? द चेंज इन the change in direction of sound when it, जब साउंड पास करता है into different मुख्तलिफ मटीरियल्स, जब साउंड पास करता है डिफरेंट मटीरियल्स एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, और ये पास कर सकता है डिफरेंट मटेरियल से और डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर्स, हवा की डिफरेंट लेयर्स में से। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर मतलब हवा की मुख्तलिफ एयर नहीं, कान नहीं यार, वो दूसरा हवा है, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, हवा की मुख्तलिफ एयर में लेयर में से पास करे, चाहे वो डिफरेंट मटेरियल में से पास करे, तब उसने एक काम करना होता है साउंड ने। वो काम क्या है? रिफ्लेक्शन दिखाना होता है, ठीक है सर, रिफ्लेक्शन दिखा देगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है नीचे आके, हाउ डिस्टेंट साउंड इज क्लियर एट नाइट, जो दूर की आवाज है वो रात के वक्त क्यों साफ दिखाई पड़ती है, क्यों साफ होती है एट नाइट व्हेन कूलर ग्राउंड एयर, जब ग्राउंड कूलर हो। जब देखो, अब यहाँ पे डे टाइम और नाइट टाइम दोनों का बताऊंगा मैं आपको। मान के चले डे टाइम पे, डे टाइम पे डे टाइम पे क्या होता है? ग्राउंड हार्टर होता है, ग्राउंड हार्टर होता है। ग्राउंड हार्टर मतलब जो जमीन की सरफेस है वो हार्टर होती है। और साउंड जो है ना, साउंड विल मूव अपवर्ड, साउंड विल मूव अपवर्ड, जो भी ना कहे, यानी कि अब सोचो, ग्राउंड हार्टर होगा तो साउंड विल मूव अपवर्ड, साउंड ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज जो अपवर्ड एयर है उसकी उसका टेम्परेचर ज्यादा है, बिकॉज हायर एयर, बिकॉज हायर एयर इज कूलर। ऊंची जो हवा है, मान ले मैंने कह दिया जमीन है, दिन के टाइम पे ग्राउंड जो जमीन की जो सरफेस है वो गर्म होती है, ऊपर की जो साउंड है, साउंड वो ऊपर की तरफ जाता है। ये आपकी बुक में डायग्राम, दिन के टाइम जमीन गर्म होगी, आप बोलेंगे आपकी आवाज ऊपर की तरफ जाती है, ज्यादातर आगे की तरफ इतनी नहीं जाती है। मच 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 ग्रेटर अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी विल मूव अपवर्ड, साउंड एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ग्राउंड गर्म होता है, ऊपर की हवा ठंडी होती है। अब इतना ऊपर नहीं जितना वो में आप समझ रहे हैं कि आगे ऊपर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जाए, इतना नहीं। मतलब अपवर्ड जो हवा है, जैसे आप पहाड़ी के ऊपर जाते हो आपको ठंडी ठंडी हवा आती है, क्योंकि ऊपर की एयर क्या होती है? ठंडी होती है। दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो आपकी आवाज ज्यादातर ऊपर की तरफ बेंड होके, जब बोल रहे होते हो ना, ऐसे छू होके ऊपर निकलती है, छू होके ऊपर निकलती है। लेकिन रात के वक्त ये चीज अपोजिट होती है। फिर मैं आखिर में रिवाइज करूंगा ये। तो डे टाइम हो गया, हाँ सर हो गया। नाइट टाइम देख लें, नाइट टाइम क्या होगा? अपोजिट, ग्राउंड कूलर हो जाएगा। ग्राउंड क्या रहेगा जी? कूलर। ग्राउंड कूलर होगा एज कंपेयर टू हाई एयर, तो साउंड वो मूव करेगा डाउनवर्ड, साउंड विल मूव डाउनवर्ड
और ये क्लियर होगी एंड डिस्टिंक्ट साउंड भी मूव करेगा। जैसे यहां से मैं बोल दूं, आवाज यूं होके जाएगी और अगले तक पहुंच जाएगी। ऊपर की तरफ जाने वाला झंझट खत्म, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर कौन सुनता है, ठीक है। तो आवाज इस तरह क्लियर होती है रात के टाइम पे एज कंपेयर टू दिन के वक्त, ठीक है। तो इस तरह आप कह सकते हो नाइट टाइम पे साउंड, डिस्टिंक्ट साउंड क्लियर होती है बिकॉज ग्राउंड विल कूलर एज कंपेयर टू अपर एयर, then the sound will mostly the sound wave will move in a downward direction or in a horizontal direction। आगे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा तो मतलब इतना जमीन ग्राउंड की तरफ ही आएगा, उसका रुख जो साउंड के रुख है वो ग्राउंड की तरफ ही होगा। और जो अगला बंदा जो जिसको आवाज क्लियर दिखाई देगी, आपके साथ जो बंदा होगा वो बंदा ग्राउंड पे ही होता है ना, वैसे नहीं वो ऊपर उठा होता है, इसलिए उस ग्राउंड वाले बंदे को आवाज अच्छी सुनाई देती है और क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि साउंड एनर्जी उधर उधर भटकती नहीं है, ऊपर नहीं जाती, दिन के वक्त ऊपर ज्यादा जाती है। सर ये तो अनोखी बात पता चलती है, हाँ बिल्कुल अनोखी पता चलती है, ठीक है। अब आ जाओ, डायफ्रेक्शन क्या है, डायफ्रेक्शन के ऊपर बात करते हैं। डिफ्रेक्शन बोले, डिफ्रेक्शन, साउंड की डिफ्रेक्शन भी हो सकती है क्या, यस हो सकती है। इसको कहते हैं साउंड वेव बेंड अराउंड एनी ऑब्स्टेकल्स। जिस तरह लाइट वेव या वाटर वेव बेंड होती थी, पीछे हमने वेव वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसी तरह साउंड वेव भी क्या होती है, साउंड वेव भी बेंड होती है। सेम साउंड वेव बेंड अराउंड एनी ऑब्स्टेकल, बेंड अराउंड एनी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, जस्ट लाइक अदर वेव, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो साउंड वेव स्प्रेड आउट थ्रू एनी स्मॉल ओपनिंग, या फैल जाती है थ्रू एनी स्मॉल ओपनिंग, मतलब छोटी सी जगह हो उसमें से साउंड वेव घुस सकती है, तो वो डायफ्रेक्शन होती है। जैसे दरवाजा है, बुक में एग्जांपल भी दी है, उसमें से अगर छोटा सा सुराख रहे, खिड़की खुली रहे, तो आवाज बाहर बहुत शोर है, वो शोर आपके अंदर आ रहा है, कमरे के अंदर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफ्रेक्शन हो रही है। स्मॉल ओपनिंग में से साउंड स्प्रेड आउट होके फैलता हुआ अंदर आता है। इनके पहले स्मॉल ओपनिंग में से तो कंजेस्टेड होके आएगा, एक जगह जुट होके आएगा, लेकिन अंदर आके फैलेगा पूरे कमरे में और आपको शोर सुनाई देगी। तो इस तरह डिफ्रेक्शन होता है, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं रखा हुआ है। तो यही याद कर लो, जो रिफ्लेक्शन के अंदर खास बात रखी थी वो मैंने आपको बता दिया कि रात के वक्त जो फिनोमिना होता है, इसका ये सवाल पूछ सकते हैं इस तरह से। और रिफ्लेक्शन के अंदर भी कुछ ऐसा सवाल नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर एक ही फिनोमिना है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो इको होता है। तो इको को हम नेक्स्ट लेक्चर में रख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बच्चों, कि आप लोगों ने यहाँ तक कंसिस्टेंटली अगर आखिर तक सुना है, तो थैंक यू आपकी इस पेशेंस के लिए कि आप इतने उससे सुनते हो। तो मिलते हैं, प्यार दिखाएं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।